जैसे कि प्राकृतिक खेती बना तो कि प्राकृतिक खेती वो खेती होते जो में हम हमार गांव में उपलब्ध संसाधन, हमार खेत में उपलब्ध संसाधन ओकर में उपलब्ध जो पैरा है, गोबर है, गौमूत्र है और साथ में बेसन है या अन्य सामग्री जो हमारे गांव में हमारे खेत उपलब्ध है वो लोग उपयोग करके जब खेती करथन वो प्राकृतिक खेती कहलाते। परंतु परंपरागत खेती वो खेती जो में हम निंदानाशक दवा खरीदथन, हम खातू डालथन, डीएपी पोटास डालथन, उनमें हम कीटनाशक दवा उपयोग करथन, वो हरे परंपरागत खेती कहलाते। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के दिखैया जम्मू संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, हमारे सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। ये बात ला आप सभी जन भली भांति जाना हो संगवारी हो कि जिन आलू होते ये आज के समय में बड़ा ही महत्वपूर्ण हवै। काबर के संगवारी हो ये बहुत सुघर पोषक तत्व घलो खावे। ये में देखा जाए तो फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी ऐसा प्रकार के ढेरकन एमा पोषक तत्व होते जिन हमारे शरीर पर लाभदायक होते। एक संगे संग संगवारी हो हमारे संगवारी भाई मन कैसन ढंग के आलू के सुघर खेती करे ये विषय में आज हमन ढेरकन जानकारी लेबो, चर्चा करबो। लेकिन एक बार संगवारी हो आप मन हमार एक्सपर्ट महोदय से सीधा बात कर सकता हो हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम ले। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418 और यही विषय में ढेरकन जानकारी देबर आज हमारे संग में हवै डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी, प्रमुख वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई मन के फ़ोन आवे एक पहले हम जानना चाहबो कि हमारे जन छत्तीसगढ़ के वातावरण है तेन आलू बर कतका उपयुक्त है और एमा हम जमीन के तैयारी में का विशेष सावधानी रखन। जी, बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें किसी भी चीज़ की खेती प्रारंभ करने के पहले उसके लिए आवश्यक आबोहवा और दशा की जानकारी होनी चाहिए और उसके लिए जो सबसे उपयुक्त दशा हो उसी में उसकी खेती करनी चाहिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा हमको आमदनी प्राप्त होगी। तो जहाँ तक कि हमारे प्रदेश की बात है, हमारा प्रदेश बहुत ही उपयुक्त प्रदेश है। यहाँ पे आलू की खेती संपूर्ण प्रदेश में ली जा सकती है जी। रबी के मौसम में इसकी मुख्यतः खेती की जाती है संपूर्ण प्रदेश में। कुछ क्षेत्र हैं जैसे मेन पार्ट है, सामरी पार्ट है, जहाँ पे
खरीफ के मौसम में भी आलू की खेती की जा सकती है। बाकी पूरे क्षेत्र में रबी के मौसम में बहुत सुगमतापूर्वक हम इसकी खेती कर सकते हैं जी। साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ हो गई, जैसे आपने कहा कि मिट्टी की दशा कैसी रहे, कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त हो, कैसी भूमि का चुनाव करें, भूमि का चुनाव है ना। तो हमारे लिए आलू की खेती या जो भी कंदी वर्गीय फसलें हैं उनकी खेती के लिए हमेशा एक बात का किसान भाई ध्यान रखें कि जो हल्की मृदा होती है, जैसे हमारे यहाँ मटासी है या कछारी है या रेतीली मिट्टी है, ये जो मिट्टी होती है ये सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी होती है आलू के लिए भी और दूसरी कंदी फसलों के लिए भी। तो इस तरह की मिट्टी का चुनाव करें और अच्छे से उपयुक्त तरीके से तैयारी करके इसकी खेती का प्रारंभ कर सकते हैं। अपने संपूर्ण प्रदेश में सब जगह इसकी खेती सुगमतापूर्वक ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करते हैं जमीन के तैयारी के, तो ओकर बाद जब बात होते कि कौन कौन से प्रकार के आलू के किस्म होते जिन हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत सुगमतापूर्वक लगाया जा सकते हैं। जी, बड़ा जरूरी चीज़ है कि किस्मों का चुनाव जी, हम कौन सी किस्म की खेती करें, क्योंकि ढेर सारी किस्में उपलब्ध हैं। तो हमारे प्रदेश के लिए कौन सी उपलब्ध है जो सबसे अच्छी रहेगी, तो इसके लिए बहुत सारी किस्में हैं जो हमारे प्रदेश के लिए उपयुक्त हैं। आलू की खेती में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है तो ध्यान देने योग्य है, किसान भाई इसको ध्यान में रख सकते हैं कि ये अगेती, मध्यम या पछेती तीनों तरह से हम आलू की खेती कर सकते हैं। जहाँ तक अगेती की बात करें तो करीब 60 दिन में ही हमें आलू की फसल प्राप्त हो जाती है। ये बहुत ही छोटा स्पान है, बहुत छोटा समय है। इसमें कोई भी फसल चक्र में हम इसको आसानी से बहुत सुगमतापूर्वक ले सकते हैं और बहुत अच्छे से लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसी तरह से 75 दिन में या 90 दिन में, तो मतलब किसान के पास संपूर्ण संभावनाएं हैं। जिस भी फसल के साथ वो खेती कर रहे हो फसल चक्र में, इसको आसानी से ले सकते हैं। बात हुई किस्मों की, जो आप कह रहे थे, किस्म का जिक्र कर रहे थे कि कौन सी किस्म इसके लिए उपयुक्त है। तो जैसे अगेती अगर हमको फसल लेना है तो कुफरी ख्याति है, ये बहुत अच्छी किस्म है। हमारे प्रदेश में बहुत अच्छे से, मतलब अंबिकापुर से लेके छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग से लेके पठारी क्षेत्र, जो बस्तर का पठारी भाग है, हर जगह अच्छे से खेती हो जाए। कुफरी अशोका है, इसी तरह से मध्यम के लिए कुफरी पुखराज है, कुफरी सूर्या है, ये पछेती किस्म में भी ले सकते हैं। कुफरी सूर्या है, कुफरी चिपसोना है, कुफरी फ्रायोम है, इस तरह से बहुत सारी किस्में हैं जिसकी हम खेती कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, एक संग संग हम और एक बात जानना चाहबो, लगते कोनो संगवारी के फोन आवत है। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, सुनान साहब, आलू खेती करना चाहता हूँ 50 डिसमिल में। हेलो हेलो। हाँ, 50 डिसमिल में आलू खेती करना चाहता हूँ, का पद्धति लगे बोल के। हेलो हेलो हेलो। हाँ, बोला था ना। हेलो हेलो कहा था, फोन हकड़ के लगा थे। जी हम ये पूछत रहे मैं कि जिसे हम किस्म के बात करें हैं, तो ये जिसे हम आलू के खेती के बात करते हैं, तो बीज या फिर बोला जाए कंद से आलू के अपन बोथन होला। जी, बड़े बड़े आलू है या छोटे छोटे आलू है, वो कहने का मतलब ये है कि हमला जब हम बोथन होला तो कौन कौन से बात के सावधानी रखना चाहिए। हाँ, जैसे कि बोलते हैं भाई, इमारत तभी अच्छी रहती, मजबूत रहती जब उसका नींव मजबूत हो। तो इसी तरह से खेती में सबसे महत्वपूर्ण हमारा बीज ही होता है जी। और अगर हम आलू की खेती की बात करें तो इसमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसान की जो लागत है उसका सबसे बृहद भाग, सबसे ज़्यादा भाग आलू की खेती में उसके बीजों पर ही खर्च होता है। क्योंकि एक बल्कि मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है। करीब हमको 25 से 30 कुंटल बीज की आवश्यकता होती है, वही कंदों के रूप में। तो एक बहुत बड़ी कंदों की मात्रा की आवश्यकता होती है और बीज का चुनाव। डॉक्टर साहब, फोन आवा थे। जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके? बेनीराम साहू। जी जी। इल्दा से बोला था मैं। इल्दा ग्राम ले बोला था। हाँ, पूछो। हेलो। हाँ, आप मन अपन प्रश्न पूछो भैया। हाँ, आलू खेती करना चाहा था 50 डिसमिल में जी। और काका बोलते पद्धति। हाँ हाँ, पद्धति जी। डॉक्टर साहब, हम वही बात करते रहे, पद्धति कैसन ढंग के बोना है, वही विषय में हमारे बेनीराम जी जानना चाहते हैं। हाँ हाँ, बेनीराम जी का जैसे प्रश्न है कि वो जानना चाह रहे हैं कि कैसे, किस पद्धति से हम
खेती करें अपने 50 डेसिमल करीब उनके पास ज़मीन उपलब्ध है आलू की खेती के लिए। तो ये जैसे हम उसी पे चर्चा कर रहे थे कि खेत की तैयारी की हमने बात की, किस्मों का चुनाव का भी बात किया। अब बीज अच्छे स्रोत से प्राप्त करें, बीज प्रमाणित बीज लें। आलू में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आलू की खेती का सबसे जो लागत वाला भाग है वो बीजों की लागत है। तो अच्छे बीज लेना है, प्रमाणित बीज ही लेना है हमेशा, क्योंकि आलू के बीज में ये बात है कि इसके बीज जो हैं वो रोगों का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब एक बार का जो उत्पादित आलू है अगर उसको हम बीज के तौर पे उपयोग कर रहे हैं और अगर उस खेत में बीमारी थी तो ये आपके खेत में लगाते ही आ जाएगी, मतलब आप उसको फिर नियंत्रण करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। तो प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करना है, जो क्योंकि प्रमाणित बीज जो हैं वो रोग रहित हैं, इसी चीज़ की उसकी प्रामाणिकता है। तो हमें प्रमाणिक बीज का प्रयोग करना है और हमेशा ऐसे स्रोत से प्राप्त करें जो स्रोत रिलायबल हो, मतलब जहाँ से हमको इस बात की गारंटी हो कि हमें अच्छे बीज ही मिल रहे हैं। तो उस स्रोत से प्रमाणित बीज प्राप्त करें और आलू के बीज प्रमाणित बीज लेने के बाद उसको हम अच्छे से उपचारित करें। जहाँ तक उपचारण की बात है तो जब बीज के कंद हम लेते हैं तो सामान्य तौर पे बीज के कंद उसमें अंकुरण नहीं हुआ रहता है, तो पहले हमको तो अंकुरित भी करना आवश्यक है। क्योंकि क्या है, आलू के बीज को हम कोल्ड स्टोरेज में संग्रहित करके रखते हैं, जिसको शीत गृह बोलते हैं, वहाँ पे हम संग्रहित करके रखते हैं। ये मार्च अप्रैल में जो पिछले सीज़न का आलू है वो हम बीज के तौर पे संग्रहित करके रखे हुए थे, उसको हम लगाने के पूर्व निकालते हैं। करीब 10 से 15 दिन में इसमें अंकुरण आना प्रारंभ होता है। तो जब ये अंकुरित आने लगे, जैसे इस तरह से, ये जैसे देख रहे हैं आप जी, ये इसमें अंकुरण। सर डॉक्टर साहब एक और फोन आवा थे। जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपके? जी मेरा नाम दीपिका गुप्ता है जी। आपके प्रश्न पूछो आप। मैं प्रश्न पूछूं? जी जी, मुझे टेरेस गार्डन पे खेती करनी है, तो उसको किस तरीके से करें और उसमें हम कौन कौन सी किस्म लगा सकते हैं जो बेहतर तरीके से ग्रो करें? जी हाँ, जैसे कि अब एक वर्तमान परिदृश्य में हम शहरी वातावरण में देख रहे हैं कि लोग अपने टेरेस गार्डन में भी सब्जी भाजियों की खेती कर रहे हैं, तो इसमें आलू भी एक महत्वपूर्ण फसल हो जाता है। आलू में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो हम टेरेस गार्डन में भी ले सकते हैं। और अगर उपलब्धता हो तो कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट के साथ, मतलब दो भाग कोकोपीट रहे, एक भाग वर्मी कंपोस्ट रहे, उसको मिक्स करके उसका मिक्सचर बनाएं और उसमें लगाएं, तो इसमें और अच्छे से आलू का उत्पादन होगा। किस्म जो मैंने आपको बताए थे उन्हीं किस्मों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको टेरेस गार्डन के लिए कोई अलग किस्म की ज़रूरत है। ये किस्म सारे लगभग उपयोगी हैं। अर्ली किस्म का प्रयोग कर लें, कुफरी पुखराज का उपयोग कर लें, कुफरी ख्याति का प्रयोग कर लें। और अंकुरित बीज, जैसे कि मैं बता रहा था, ये जैसे ये बीज हैं जी सर, ये अंकुरण इसमें आ गया है ना। तो इस तरह के जो अंकुरित बीज हैं उन्हीं का प्रयोग हम करें। जो बीज अंकुरित नहीं है, जैसे ये बीज अभी अंकुरण इसमें नहीं हुआ है, प्रस्फुटन नहीं हुआ है इसके अंकुरों का, है ना। तो इस तरह के बीजों का प्रयोग ना करें, क्योंकि अब इसको जब हम खेत में लगाएंगे या फिर टेरेस गार्डन में लगाएंगे तो इसको अंकुरण होने में कुछ समय लगेगा, है ना। और हो सकता है कि वहाँ पे अगर वातावरण ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो प्रॉपर इसमें अंकुरण भी ना आ पाए। तो शीत गृह से निकालने के बाद इसको 10 से 15 सेंटीमीटर की तह में फ्लोर में फैला लें या फिर बैम्बू बास्केट्स में रख लें। इस तरह से इसको जी हाँ संग्रहित करके उसको फिर अंकुरण उसका प्रारंभ कराएं। अंकुरण हो जाने के बाद बीजों को उपचारित करें। तो बीज के उपचार की बात है, तो बीज उपचारण करने के लिए हमें जो फफूंदी नाशक है, सामान्य तौर पर जैसे कार्बेंडाजिम है या फिर मैनकोजेब है, इनकी 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में इसका घोल बना लें। और घोल में इसको घोल बनाने के बाद इसके आलू के जो अंकुरित कंद है, जो मैं आपको बता रहा था, ये जिस तरह से ये अंकुरण हो चुके हैं, इन अंकुरित कंदों को उस घोल में 10 मिनट के लिए डुबा के रखें। और 10 मिनट के डुबा के रखने के बाद ये उपचारित हो जाता है। उपचारित होने के बाद इसको जालीदार बर्तन में या फिर जो भी बांस की टोकनियों में रख के फिर इसको पानी निथार जाने दें। और उसके बाद इसको खेतों में, जो हमारा तैयार खेत है उसमें हम इसको बुआई करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे खेत तैयारी की हमने चर्चा की ही थी कि हमको खेत किस तरह से तैयार करना है। खेत तैयार करने के लिए इसके जो मांदा बनाते हैं, मेड़ बनाते हैं, वो करीब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका मेड़ बना लें। और इस मेड़ पे इसको हमें फिर से कतार बना के उसके ऊपर व्यवस्था बना के उसमें आलू के कंदों को खाद डालने के तत्पश्चात उसको हम स्थापित करते हैं और फिर मिट्टी से दोबारा कवर कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं देखा था
और आलू के फसल में लगभग ये देखे ला मिलते कि हरापन आ जाते। हाँ हाँ, ये जो हरापन आते एकर कारण का है और एकर निदान कैसन ढंग होते हैं का? जी, ये बड़ा प्रमुख समस्या है। ये सामान्य तौर पे ये जब हम खेती करते रहते हैं, जिस समय फसल खेत में रहती है उस समय हम कई बार अच्छे से अर्थिंग ऑफ ऑपरेशन नहीं करते, मतलब मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया को हम बहुत अच्छे से नहीं करते। तो खेत में जब हम देखते हैं कि खेत में आलू लगा हुआ है, आलू बैठ गया है, तो देखते रहें कभी भी आलू अगर खुला हुआ दिख रहा है, मतलब खुला हुआ मतलब जिसमें सूर्य का प्रकाश पड़ने लगा है, सूर्य का प्रकाश पड़ने से इस तरह से इसमें हरा कलर का संग्रहण प्रारंभ हो जाता है। अच्छा। और ये आलू फिर खाने के लिए उपयोगी नहीं रह पाता। बीजों के लिए तो आप उपयोग कर सकते हैं, अगर वो बीज की फसल है तो, फिर भी हम सभी फसलों में ये आग्रह करते हैं कि आप मिट्टी को प्रॉपर 30 से 35। डॉक्टर साहब एक और फोन आवा थे। हेलो हेलो हेलो, हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके? भागवत निर्मलकर, कौरा जेवरा, जिले बेमेतरले। जी भागवत भैया नमस्कार। नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार भैया। आप मन अपन प्रश्न पूछो भागवत भैया। आलू खेती करथन भैया, तो आलू में हरापन आ जाते जब वो लेकर के रखथन तो खोदथन तो। हाँ, ओकरे गोठ लगोठ याद रहन। तो वो हरापन ला भगाए के का कारण है? और थोड़ा ओकर क्वालिटी पता हो, आलू कौन कौन से किस्म के खेती करे जाए तो अच्छा लाभ मिले। जी बिल्कुल। हाँ जी सर, हम वही बात कर रहे हैं। हम उसी पे चर्चा कर रहे थे जो निर्मलकर जी का भी प्रश्न है, और हरेपन पे ही इत्तेफाक से आप बात कर रहे थे। जी। तो हरेपन के लिए जैसे कि मैं बता रहा था कि सही समय पे मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया करनी है। पहली करीब से 30 से 35 दिन 40 दिन के समयावधि में हमें मिट्टी चढ़ा देनी है। और इसके बाद भी जब हम पानी देते हैं खेत में, तो उस समय देख लें, अगर पानी उतरने के उपरांत अगर मिट्टी उतर गई है, अगर आलू के कंद प्रकाश में दिख रहे हैं, तो हम उसको वापस ढक दें, क्योंकि जब भी इसमें प्रकाश नहीं पड़ेगा तो ये प्रॉपर कलर का डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर इसमें प्रकाश पड़ने लगेगा तो ये हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से आलू के कंदों को हमको केवल ढकने की प्रक्रिया करनी है, तो उससे ही ये हमको समस्या नहीं आएगी। और दूसरा, आप जैसे बोल रहे थे कि साइज और शेप की बात, शेप जी है ना, ये छोटा बड़ा होना, ये इस चीज को दर्शाता है कि हमारी जो मिट्टी थी वो बहुत अच्छे से या तो तैयार नहीं हुई थी। अच्छा। या हमारी मिट्टी में बहुत ज्यादा पोरोसिटी नहीं है, मतलब मिट्टी कॉम्पैक्ट है, कड़ी मिट्टी है। तो इस तरह की मिट्टी को हमें इसीलिए हमने जब चर्चा कर रहे थे तो जिक्र कर रहे थे कि प्रॉपर मात्रा में हमें गोबर की खाद का समुचित प्रयोग करना है। 250 से 350 कुंटल के आसपास जितना उपलब्ध हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद खेत में जरूर डालें। तो इससे क्या है कि जो मिट्टी है वो काफ़ी पोरस और अच्छी मिट्टी तैयार होती है। तो इन मिट्टी में फिर ये इम्प्रॉपर शेप की बात कम रहती है। दूसरा रहता है सही समय पे पानी ना देना। कई बार क्या होता है, किसान भाई लंबी अवधि का बीच में गैप करके फिर पानी देते हैं, तो इससे भी थोड़ा से प्रॉपर साइज के आलू के कंदों का तैयार होने में तकलीफ होती है। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखें तो ये समस्या नहीं आ पाएगी। डॉक्टर साहब, कुछ क्षेत्र में हम देखते हैं कि एकदम बिल्कुल बैगनी कलर के आलू घलोक दिखते, वो आलू का खास बात है, वो कैसन ढंग के आलू है? हाँ, ये बड़ा मतलब महत्वपूर्ण आजकल है लोगों के मन में, चूंकि आजकल ये चीज़ें हैं कि हम ऐसा भोज्य पदार्थ का सेवन करें जो हमारे शरीर को न केवल ऊर्जा दे, हमारे भोजन के तौर पे होने के साथ ही साथ हमारे को और चीज़ों से भी लड़ने की क्षमता दे, रोगों से लड़ने की क्षमता दे, एंटी एजिंग की तरह काम करे और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करे। इस तरह से बहुत सारे। डॉक्टर साहब एक और फोन आवत है। हेलो हेलो, हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके? हाँ, भंवर सिंह साहू जी। भंवर सिंह जी, आप मन अपन प्रश्न पूछो। हाँ, वो आलू के खेती करे है, तुम्हारी आगे है। हाँ, भंवर सिंह साहू जी, आप मन प्रश्न पूछो भैया। आलू के हाँ, आलू के खेती करे है ना, मैं कीड़ा जी आलू खेती करे ना, मैं कीड़ा हाँ बिल्कुल। जानना चाहते कि अगर कीड़ा वगैरह आ जाते तो हम कैसन ढंग के ओकर निदान ला कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। भंवर सिंह जी का उपयुक्त प्रश्न है कि सामान्य तौर पे हम देखते क्या है कि खेती बहुत अच्छे से हमने प्रारंभ किया, फिर कीड़े या बीमारियों का संक्रमण हो रहा है। ये किसान भाई को हमेशा दो चार होना पड़ता है कि ये कीड़े और बीमारियों के संक्रमण से कैसे निजात पाए। तो जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बीज का प्रमाणित स्रोत से प्राप्त करना है। बहुत सारी बीमारियों का जड़
वो जो संक्रमित बीज हैं वो स्वयं हो जाते हैं, कि जैसे बैक्टीरियल विल्ट है जिसको जीवाणु विगलन बोलते हैं। इससे पौधा जो हरा पौधा है वो ही विल्ट होके गिरने लगता है। तो ये बैक्टीरियल विल्ट बहुत बृहद समस्या है। तो अगर ये संक्रमित खेत से ये बीज आए हैं तो आपके खेत में आ जाएगा। एक तो ये होगा। दूसरा विषाणु जनित बीमारियां, जैसे पत्तियों का कुंचन हो जाता है, पत्तियां तुड़ी मुड़ी हो जाती हैं, गद्देदार पत्तियां हो जाती हैं, पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाता है, इस तरह के लक्षण दिखते हैं। पत्ते पीलापन आ जाता है, पीले, कई बार धारियां जो उसकी नसें रहती हैं वो पीले कलर में हो जाती हैं। तो इस तरह के जो लक्षण दिखते हैं विषाणु जनित बीमारियां हैं। तो ये बीमारियां भी कंदों के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती हैं। तो ये हमारे को हमेशा उपयुक्त बीज लेना है। और हमने जो बीज उपचार की बात की वो इसीलिए की कि अगर इसमें और भी कोई बीमारियां हैं जो कवक जनित भी हैं तो वो भी उपचारित करने के दौरान नष्ट हो जाएं। तो इसलिए बीज को उपचारित करना है, प्रमाणित बीज लेना है। तीसरी बात, अगर खेत में फिर भी बीमारियां आ गई तो फिर हमको नियंत्रण करना है। तो नियंत्रण करने के लिए हमें क्या क्या, किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं? तो जैसे ही एक आजकल पीला प्रपंच होता है ना, जिसको येलो ट्रैप भी बोलते हैं, ये बड़ा अच्छा किसान के लिए उपयोगी साधन है। पीले कलर का एक सामान्य शीट होती है। अगर आपको किसान भाई के पास उपलब्ध नहीं है तो एक घर में भी बना सकते हैं। पीले कलर की शीट ले लें, प्लास्टिक की शीट हो, कागज हो, झिल्ली हो, किसी भी तरह का, और उसके ऊपर सफ़ेद ट्रांसपेरेंट वाला ग्रीस लगा लें और इसको खेत में 10 से 20 मीटर की दूरियों में बहुत सारे लगा लें। तो जैसे जब भी आपके रस चूसक कीड़े खेत में आएंगे तो ये सबसे पहले इस कलर पे आकर्षित होकर इस पे आके चिपक जाते हैं। तो हम इस चीज़ को क्यों आपको ज़्यादा बोल रहे हैं? क्योंकि आजकल हम कोशिश करते हैं कि कम से कम जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उसको कम से कम खेत में प्रयोग हो। कई बार क्या होता है कि किसान भाई इसको शेड्यूल के तौर पे कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जैसे 15-15 दिन में छिड़काव कर देना है ना भाई। तो इससे लागत भी बढ़ती है और कीटनाशक जबरदस्ती अपने खेत में भी आ रहा है, फसल में भी आ रहा है, भूमि पे भी गिर रहा है। तो इस तरह से हम पीले प्रपंच का प्रयोग करें। इसमें रस चूसक कीड़े जब भी आते हैं तो इसमें काले काले छोटे छोटे कीड़े हमको दिखेंगे कि इसमें चिपक गए हैं। तो उस समय हम जो इस कीड़े के लिए उपयुक्त दवा है, जैसे इमिडाक्लोप्रिड इसके लिए उपयुक्त दवा है, इसकी 0.25 या ml प्रति लीटर की दर से घोल बना लें और इसका छिड़काव कर लें। तो इससे हमारे को कीड़े से निजात मिलेगी। तो इस तरह से हमको नियंत्रित करना है। इसी तरह वाइट फ्लाई है, उसके लिए भी इसी तरह से उपयोग। इसको देखने के लिए सुबह के अर्ली मॉर्निंग आप जब भी किसान भाई खेत में घूम रहे हैं तो देखेंगे कि जब चलते हैं तो सफ़ेद पर छोटी छोटी कुछ कुछ उड़ते हुए दिखेगा। जैसे ही सूर्य का प्रकाश बढ़ता है तो ये कीड़े फिर दिखना बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से दिख रहे थे। इसमें भी रस चूसक कीड़ों की जो दवा मैंने बताई है उसका छिड़काव कर लें। एक बार छिड़काव करने से ही आपको 10 से 15 दिन तक निजात मिल सकती है और पुनः आपको फिर से अगर बढ़ते हुए दिखे तो ये इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से विल्ट की मैंने जो बात की, बैक्टीरियल विल्ट की बात की, फ्यूजेरियम विल्ट भी। बैक्टीरियल विल्ट अगर जैसे हमारे खेत में पहले से अगर है, आलू में पूरे खेत में है, तब तो नियंत्रण बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ अगर पैच में आ रहा है, कहीं पे आ रहा है, तो कोशिश करें उस क्षेत्र से होते हुए पानी खेत के दूसरे हिस्सों में ना जाए, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया पानी के माध्यम से ही दूसरे स्थान पे पहुंच के नए पौधों को भी संक्रमित कर देंगे। तो उस स्थान को आइसोलेट करने की कोशिश करें। और दूसरा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक फफूंदीनाशक दवा है और इसमें साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, तो ये दोनों का मिक्सचर बना ले। 3 ग्राम प्रति लीटर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है वो 20 लीटर के लिए पाउच रहता है। तो उसको प्रयोग करते हुए इसका मिश्रण बना के जो पौधे संक्रमित हैं उसके आसपास हजारा से या फिर स्प्रेयर के नोजल को खोल के, उसका मतलब ड्रेंचिंग ऑपरेशन बोलते हैं हम, जड़ों को पूरा भिगा दें। इस तरह से प्रयोग करें। और अगर संक्रमण ज़्यादा है, चाहे वो रस चूसक कीड़ों के कारण हो या फिर बैक्टीरियल विल्ट हो या फिर पूर्व जनरेशन से आया हुआ वायरस का इन्फेक्शन हो, लेटेंट इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह से अगर पौधा ज़्यादा संक्रमित है तो उसको अलग करके हमें उस स्थान से पूरे उसके कंदों को निकाल लेना चाहिए, ताकि वो अगली जनरेशन में भी ना आए, दूसरी जगह भी ना फैले। तो इस तरह से हमें कीड़े बीमारियों का भी प्रॉपर रख रखाव करना आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, हमन गोट बात करते हैं बैगनी आलू के विषय में। हाँ, ये बड़ा आजकल चर्चा है, क्योंकि सभी आजकल चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा फूड लें हम जिससे हमको एनर्जी मिले, हमारी भोज आवश्यकता तो पूर्ति हो ही साथ में हमारा स्वास्थ्यवर्धन भी हो। तो ये जो बैगनी आलू है इसमें एंथ्रोसाइनिन और बीटा कैरोटीन रिच आलू है। ये कुफरी नीलकंठ के नाम से ये निकाली गई है और इस किस्म का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी इसकी बहुत सुगमता पूर्वक। हेलो
हेलो। हाँ भैया, जय राम। जी जय राम, बोलो किसान भाई, क्या नाम है आपके? मोहित राम साहू बोल भैया। जी मोहित भैया, आप मैंने अपन प्रश्न पूछा हो। आलू लगाना है भैया, कौन कौन किस्म के लगाना चाहिए आलू का? जी किस्म के बात लो तो हमारे डॉक्टर साहब बताए भी है। अब डॉक्टर साहब हाँ, जैसे मोहित जी अभी हम लोगों ने जिक्र किया ही था किस्मों का, जैसे कुफरी ख्याति है, कुफरी पुखराज है, कुफरी सूर्या है, कुफरी लालिमा है, ज्योति है, ये सभी किस्म हमारे प्रदेश के लिए उपयुक्त है। कुफरी अशोका है और चिप्स वाली किस्में जैसे कुफरी चिप्सोना 1 है, कुफरी चिप्सोना 3 है, फिर कुफरी फ्रायोम है, कुफरी फ्राई सोना है, ये सारी किस्में अपने प्रदेश के लिए उपयुक्त है। इसमें से जो भी किस्म आपको उपलब्ध हो जाए, किसी भी किस्म को निसंकोच आप लगाइए। हर किस्म का अपने प्रदेश में उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त होगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि जब हम आलू जमीन में लगाथन उस समय जैसे बड़े कंद है आलू के, तो ओकर का कुछ विधि है विशेष की जैसे लगाए के का विधि होना चाहिए? हाँ, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि किसान भाई जो ट्रेडिशनली कर रहे हैं, ये क्या है, एक जो परंपरागत बोलते हैं, परंपरागत तरीका ये है कि किसान भाई कोशिश करते हैं कि उस आलू के कंदों को काट के टुकड़ा टुकड़ा कर लेते हैं। अच्छा। और उसके बाद उसको कंदों के प्रॉपर दूरी, जैसे 60 सेंटीमीटर के दूरी पे हमने मांदा बना रखा है, उसमें 20 सेंटीमीटर पे आलू सामान्य तौर पे लगाने की अनुशंसा की जाती है। तो इस दूरी पे वो उस कंदों को काट के लगाते हैं। तो सामान्य तौर पे क्या देखा गया है कि अगर हम कंदों को काट रहे हैं और उसमें से कोई भी संक्रमित आलू था, तो हम जब कंदों को काट रहे हैं तो उसके हंसिया के माध्यम से वो दूसरे कंद में भी आ जाएगा, हाँ ना, तो बीमारी फैलेगी। तो या तो हम जितनी बार कटिंग करें उसको जो फफूंदी नाशक घोल है और जो विषाणु जनित बीमारियों को रोकने के लिए जो मैंने रसायन का नाम बताया था, दोनों का घोल हो, उसमें डुबा के उसको उपचारित करते रहें समय समय पर। एक तो तरीका ये है, दूसरा उसको प्रॉपर उपचारित करना जरूरी है। ये इस तरह से करें, या और सामान्य और बहुत इजी तरीका ये है कि अगर कंद बड़े हैं, सामान्य तौर पे 40 से 60 ग्राम के हम कंद बोलते हैं उपयुक्त, जी है ना भाई। अगर इससे बड़े हैं तो आप लगाने की दूरी को बढ़ा लें, क्योंकि कंदों में जितने ज़्यादा बर्ड्स रहते हैं उतने ज़्यादा उसमें पौधे आ जाते हैं, तो वो दूरी को कवर कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर 60 के बजाय वो 80 से 100 ग्राम के हैं तो 20 सेंटीमीटर के बजाय आप 30 सेंटीमीटर दूरी पे लगाइए, और अगर वो 100 ग्राम के आसपास के हैं तो उसको 30 सेंटीमीटर के बजाय 40 सेंटीमीटर पे लगा लीजिए। इस तरह से लगाने की दूरी को आप एडजस्ट करके जो हमारी जितनी आलू के कंदों की आवश्यकता थी उतना ही कंद लगा पाएंगे, और हमारे को उसको किसी भी तरह से काटने या बीमारी से संक्रमित होने का भी डर नहीं रहेगा। तो ये तरीका को भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं खरपतवार के, खबर की एक बहुत विशेष स्थान रखते खर्च में हमारे किसान भाई मन के। आलू के खेती में खरपतवार नियंत्रण कैसे होना चाहिए? हाँ, ये आजकल के जैसे कि हम देखते हैं कि खेती किसानी में भी हमको मजदूरों की या फिर काम करने वाले कामगारों की, या स्वयं किसान भाई भी अगर कर रहा है परिश्रम, तो उसके पास भी बहुत सारे काम रहते हैं, एक समय में बहुत सारी चीजें उसको देखनी रहती है। तो ये खरपतवार प्रबंधन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कोशिश करें कि इसमें कुछ रासायनिक खरपतवार नाशक है जो बहुत अच्छे हैं, जैसे मेट्रीब्यूजिन है, 750 ग्राम इसकी प्रति हेक्टेयर मात्रा उपयुक्त रहती है। तो इसको आलू लगाने के जस्ट बाद, जैसे हम पानी लगाते हैं, पहला पानी दे देंगे, उसके बाद जैसे ही उसमें चलने लायक दशा हो तो इसका छिड़काव कर देंगे। तो ये करीब 30 से 35 दिन तक हमको खरपतवार से निजात दिलाती है। और 30 से 35 दिन के बाद मैंने जैसे बताया है कि मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया हमको करनी है, तो 30 से 35 दिन ये हमको बचा भी लिया, फिर मिट्टी भी चढ़ा। डॉक्टर साहब, समय के अभाव है, हम जायला पड़ी संगवारी हो, आप मन देखियो कि कैसन ढंग के आप मन अपन अपन क्षेत्र में आलू के खेती ला करना है। डॉक्टर साहब बहुत सुघर जानकारी दी से, डॉक्टर साहब के बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन अपन क्षेत्र में सुघर आलू के खेती कराओ और बढ़िया ढंग ले आलू के खेती करके आप मन अपन स्वास्थ्य ला, अपन आर्थिक स्थिति ला उन्नत बनाओ। अगले अंग में फिर आवो, तब तक बर जय जोहार।